दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल KL स्टडी में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम करने वाले हैं 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का जितने भी सब्जेक्ट हैं EVS, मैथ, CDP, हिंदी सभी का पेपर एनालिसिस कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन आया हुआ है, पहले हम कर रहे हैं EVS का। ठीक है, EVS में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि वह कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मैना। ठीक है, जो मैना होता है वो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, जबकि जो उल्लू होता है वो क्या करता है, अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, झटके से नहीं। ठीक है, और 360 एंगल तक घुमा लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर तो हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, कौआ जो होता है पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, और कलचीड़ी जो होती है वो पत्थरों के बीच में अपना मुलायम घोंसला बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, आया हुआ है तमिलनाडु के निकटतम राज्य कौन कौन से हैं। तो मैप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिछली बार पूछा गया था गुजरात के, ठीक है, आज पूछा गया है तमिलनाडु के। ठीक है, तो तमिलनाडु जैसे हमारा ये मैप है, यहाँ पड़ता है हमारा क्या, तमिलनाडु। यहाँ पर क्या होता है, केरल, यहाँ ऊपर कर्नाटक, यहाँ आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो जहाँ पर ये तीनों ऑप्शन होंगे वही हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर महाराष्ट्र तो ऊपर पड़ेगा, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर गुजरात भी यहाँ ऊपर पड़ता है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ महाराष्ट्र जो है वो भी ऊपर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है, तो हमारा उत्तराखंड में स्थित है। और यदि पूछ लें कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो वो था जिम कॉर्बेट। ठीक है, जो कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। स्थापना कब हुई थी, तो सन 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। अब जम्मू कश्मीर का देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो दाचिंगम। यहाँ पर जो कश्मीरी हिरण है हंगुल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। गुजरात में कौन सा है, तो गुजरात में गिर है और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जहाँ पर एशियाटिक शेर, जिन्हें बब्बर शेर कहते हैं, देखने को मिलते हैं। लद्दाख, लद्दाख में कौन सा है हमारा, हिमेस राष्ट्रीय उद्यान है, जो पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था। ठीक है, इसका डिवीजन हो गया है, तो ये कहाँ पड़ता है, लद्दाख में, और सबसे बड़ा है भारत का, 3550 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है हिमेस। तो जिम कॉर्बेट कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है मैप से। ठीक है, ये पूछा गया है कि आपका घर X बिंदु पर स्थित है, तो और विद्यालय कहाँ पर है, Y। ठीक है, Y बिंदु पर स्थित है। तो पहले आप अपने घर से, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, हम बना देते हैं। ठीक है, ए होती है हमारी पूर्व दिशा, ए होती है पश्चिम दिशा, ए होती है उत्तर, और नीचे होती है दक्षिण। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा घर है। ठीक है, तो पहले हम कहाँ चले, 800 मीटर पूर्व की ओर। पूर्व मतलब इस तरफ, पूर्व की ओर कितना चले, 800 मीटर। ठीक है, फिर इसके बाद मुड़कर 300 मीटर उत्तर की ओर। उत्तर मतलब ऊपर की ओर, कितना, 300, मतलब इससे कम रहेगा तो ये 300। फिर दिया है पुनः चलकर, पुनः चले और फिर मुड़कर कहाँ, 150 मीटर पश्चिम की ओर। पश्चिम मतलब इस तरफ। ठीक है, तो ये पश्चिम की ओर कितना चले हैं, 150 मीटर, तो इससे कम रहेगा जी, 150 मीटर। और अंत में आप 100 मीटर उत्तर की ओर। उत्तर मतलब ऊपर की ओर, तो यहाँ चले उत्तर कितना, 100 मीटर। तो बताना है कि आपका जो विद्यालय है वो घर के सापेक्ष किस स्थिति में है। ठीक है, तो हमें घर के सापेक्ष बताना है। तो घर के सापेक्ष मतलब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ बता देंगे कि ये कौन सी दिशा है, यहाँ हमारा ये विद्यालय है। ठीक है, तो ये है उत्तर पूर्व दिशा। तो जिस भी ऑप्शन में उत्तर पूर्व दिया होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा सुमेलित सही है, मतलब कौन सा सही है। तो ये हमने करेक्ट आंसर ही लिए हैं। ठीक है, आपको वहाँ पर मैचिंग करने के लिए शायद आया था। तो लद्दाख, लद्दाख में जो पत्थर और लकड़ी के बने 2 मंजिला घर होते हैं, जिनका जो ग्राउंड फ्लोर होता है वह जानवर, वहाँ पर जानवर रहते हैं, और जो ऊपर का फ्लोर होता है वहाँ पर मानव निवास करते हैं। और जब बहुत ठंड पड़ती है तो जो मनुष्य हैं वो कहाँ आ जाते हैं, नीचे रहने के लिए आ जाते हैं। और क्योंकि जो नीचे का फ्लोर होता है वहाँ पर खिड़कियाँ नहीं होती हैं। लद्दाख एक माउंटेन पहाड़ी इलाका है। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं, जिनकी छतें जो होती हैं वो कटीली झाड़ियों से छाई रहती हैं, नीम और कीकर की लकड़ियों से। ठीक है, नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में शिमला बोल दें या फिर मनाली, यहाँ पर पत्थर और लकड़ी के ढालू छत होते हैं, ताकि ढालू इसलिए बनाए जाते हैं ताकि बर्फ और पानी उस पर रुक ना सके। ठीक है, नीचे बहकर चला जाए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा आया है, शायद एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, काले सागर से कौन कौन से देश लगते हैं। तो जो काला सागर है, अभी पिछली बार क्या पूछा गया था,
कि हमारी बंगाल की खाड़ी से निकटतम राज्य कौन कौन से हैं, अरब सागर से। आज शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ना भी आया हो तो आपको एक बार पढ़ लेना है। काले सागर से कौन कौन से देश लगते हैं, तो इससे लगते हैं रूस, यूक्रेन। यदि पूछ लें कि उत्तर पूर्व में लगते हैं रूस और यूक्रेन, और जो बुल्गारिया है और रोमानिया है, ये दोनों पश्चिम में लगते हैं, और दक्षिण की तरफ से तुर्की लगता है। किससे? काले सागर से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है। किस स्थान पर बारिश अधिक होने के कारण 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बांस से बने ऊंचे ऊंचे घर बनाए जाते हैं? ऐसे घर किस राज्य में देखने को मिलते हैं? तो इसका सही आंसर, जहां भी आपको बम्बू दिख जाए, बांस दिख जाए, वो क्या है? असम है। ठीक है, राजस्थान में मिट्टी से बने घर, मनाली में मिट्टी नहीं, पत्थर और लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर होते हैं, और पत्थर से बने यहाँ भी लद्दाख में ढालू छत वाले घर देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मधुमक्खी पालन बिहार राज्य में किया जाता है। ठीक है, ये हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा हुआ है। मधुमक्खी पालन का उचित समय क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर। और मधुमक्खी पालन कहाँ, किस राज्य में होता है? बिहार में, बिहार के मुजफ्फरपुर में होता है। ठीक है, लीची के फूल मधुमक्खी को बहुत ही लुभाते हैं। नेक्स्ट आया हुआ है हाथी के बारे में, तो हमें बताना था कि क्या सही है। ठीक है, तो क्या हाथियों के समूह में बुजुर्ग हथनी जो होती है वो समूह का नेतृत्व करती है, मतलब समूह का नेता होती है? बिल्कुल सही है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम पत्तियां खा लेता है? नहीं, एक गलत दिया गया है, क्योंकि एक जो वयस्क हाथी होता है वो एक दिन में 200 नहीं बल्कि 100 किलोग्राम, 1 क्विंटल पत्तियां खाता है। ये गलत हो जाएगा। फिर दिया है एक जो मतलब हाथी का समूह होता है उसमें 10 से 12 हाथी और बच्चे एक झुंड में रहते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, और 15 यदि आता कि 14 से 15 वर्ष में जो हाथी के बच्चे हैं वो समूह को छोड़ देते हैं, तो ये भी सही था। नेक्स्ट दिया है एक 3 महीने के हाथी का वजन 100 किलोग्राम। नहीं, एक 3 महीने के हाथी का जो वजन है वो 200 किलोग्राम अर्थात 2 क्विंटल होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमें सही बताना है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन सही है। तो जहाँ भी ए और सी दिया होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ए और सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। कोविड के बारे में आया हुआ था, तो हमें बिल्कुल जो नेगेटिव जो पॉइंट दिए गए थे उनको हमें हटाना था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन अलग हो सकते हैं, लेकिन हमने ये बताया है कि किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोविड-19 के संदर्भ में आप बच्चों को किस प्रकार से जागरूक बना सकते हैं? ऑप्शन ए दिया है, उन्हें कोविड-19 के बारे में निबंध सुनाकर। केवल निबंध सुना देंगे तो क्या बच्चा सब जागरूक बन जाएगा? नहीं। ठीक है, कानून और नियम, केवल कानून और नियम बताकर भी बच्चा जागरूक नहीं बन सकता, ये भी नेगेटिव है। फिर दिया है बच्चों को कोविड-19 के बारे में अपने अनुभव को शामिल करते हुए। आप कुछ बता रहे हैं उसमें बच्चों के अनुभव को भी शामिल करेंगे तो ज़्यादा जागरूक होगा बच्चा। सी इज द राइट आंसर। डी भी पढ़ लेते हैं। स्कूलों में भी कोविड-19 के बारे में कहानी, केवल कहानी बताकर भी जागरूक नहीं बनाया जा सकता, तो हमें बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वो चूज करना था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिले होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये पेडागोजी से संबंधित हो गया। नेक्स्ट आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या आदर्शवाद, रचनावाद, प्रयोजनवाद या यथार्थवाद? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रचनावाद पर। ठीक है, व्यवहारवाद पर, व्यवहारवाद पर ये आधारित है हमारी न्यू शिक्षा नीति। नेक्स्ट देख लेते हैं मैथ। मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा कि निम्न में से गणित की प्रकृति नहीं है। हमें बताना है कि गणित की किस तरह की प्रकृति नहीं होती है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ के नेचर से। ठीक है, अमूर्त, बिल्कुल गणित की जो प्रकृति है वो अमूर्त होती है, गणित की प्रकृति मूर्त नहीं होती है। ठीक है, इसे शिक्षक मूर्त बना सकता है, लेकिन जो गणित की प्रकृति है वो मूर्त नहीं होती, अमूर्त होती है। गणित की प्रकृति तार्किक, बिल्कुल तार्किक होती है। श्रेणीबद्ध, मतलब गणित जो है वो श्रेणीबद्ध, क्रमबद्ध होता है। जैसे कह दिया कि एक के बाद 2 ही आएगा, ठीक है, ना कि 3 आ जाएगा, तो श्रेणीबद्ध, क्रमबद्ध होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मूर्त नहीं होती है गणित की प्रकृति। नेक्स्ट देखते हैं ONE में एन में कौन सा कोण बनेगा? तो हमें बताना है कि जो एन है इसमें कौन सा कोण बनेगा। तो इसके जो दोनों कोण है ये न्यून कोण बन रहे हैं, मतलब 90 से कम है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या? न्यून कोण। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, मतलब 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 3, तो टोटल कितने रुपये हो गए उसके पास? 3 रुपये। ठीक है, फिर दूसरा दिया है 2 रुपये के 2 सिक्के हैं, 2 रुपये के 2 सिक्के हैं, तो टोटल कितना हो गया? 4 रुपये उसके पास हो गए। फिर दिया है 10 रुपये का 1 सिक्का है, 10 रुपये का कितना सिक्का है? 1, तो टोटल कितने रुपये हो गए? 10, तो टोटल कितने रुपये हो गए जी? 17 रुपये। ठीक है, 10 और 4 14 और 3
17, ठीक है 17 हो गया। अब हमें बताना है कि 14 रुपये जो है वो कितने प्रकार से दे सकेंगे हम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 प्रकार से। अब देख लेते हैं कैसे 2 प्रकार से। यदि हम एक बार में 10 रुपये दिए उसको, ठीक है, एक सिक्का 10 रुपये का दिया और दो सिक्के किसके दे दिए 2 रुपये के, तो 4 रुपये जे हो गए। तो 10 और 4 14, एक प्रकार हो गया, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या, 3 रुपये हैं ये, ठीक है। तो 3 रुपये जो है तो 1 रुपये के हम 2 सिक्के देंगे तो कितने रुपये होगा 2 रुपये, और एक 2 रुपये का सिक्का देंगे तो कितने हो जाएंगे 2 रुपये, तो 2 और 2 4, और एक 10 रुपये का तो कितने हो जाएंगे 10, तो ये भी 14 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से 2 प्रकार से सिक्के दे सकते हैं। यदि टोटल सिक्के पूछता तो कितने थे 17, ठीक है। नेक्स्ट रुपये कितने थे तो 17 थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। यदि उसमें एक कोने से 1 सेंटीमीटर का एक वर्ग काट लिया जाता है तो बाद के आयत और पहले के आयत के परिमाप का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये हमारा आयत हो गया, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि जो लंबाई है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप निकाल देंगे पहले हम, और पूछा है एक कोने से 1 सेंटीमीटर का वर्ग काट दिया, यहाँ से वर्ग काट देंगे तो कैसा आयत बचेगा हमारा, इस तरह से, ठीक है। ये हमारा आयत बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये तो 4 है तो ये भी कितनी हो गई 4, और ये 3 है तो ये भी कितनी हो गई 3। इसी तरह से ये लंबाई कितनी है, यहाँ पर 4 है तो 4, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का एक वर्ग काट दिया है तो यहाँ कितनी बचेगी 3। ये कितनी है हमारी चौड़ाई 3 है, और यहाँ एक कम हो गई तो कितनी बची 2। अब हम इनका परिमाप निकाल लेंगे, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो 4 और 4 8 हो जाएगा, और 6 कितना 14, और यहाँ पर क्या दिया है 4 और 3 और 3 6, 4 10 और 2 12 हो गया, ठीक है। अब हमें बताना है कि इनका अनुपात क्या होगा। तो ये कट रहे हैं तो इन्हें काट देंगे, 2 से कटेगा 7 बार में और 2 से 6 बार में। तो पूछा क्या है बाद की आयत की, पहले पूछा है बाद का, तो बाद की कितनी है 6 है और पहले की कितनी है 7, तो इस तरह से 6:7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। एक बालक के पास 2 लीटर पानी है, इसमें से पहले वह 1/4 लीटर एक बर्तन में पानी निकाल देता है, 1/5 दूसरे बर्तन में और 1/2 तीसरे बर्तन में निकाल लेता है। तो बताइए उसके पास कितना पानी शेष है, ठीक है। तो इसे हम करेंगे 2 लीटर है तो इसको हम ग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2000 ग्राम, ठीक है। कितना हो गया 2000 ग्राम। फिर 2000 ग्राम में से 1/4 निकाल देंगे, जैसे 2000 है, ठीक है। 2000 में से हम 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 से काट दिया तो 500, ठीक है। कितना आ गया 500 ग्राम आ गया, 500 ग्राम आ गया। तो ये टोटल 2000 था, 2000 में से 500 ग्राम को हम घटा देंगे तो कितना बचा 1500, ठीक है। कितना बच गया 1500। अब 1500 में से फिर से वो 1/5 लीटर निकाल देता है, तो 1500 में से हम 1/5 फिर से निकाल देंगे तो कितना बचेगा ये 5 3 15, ठीक है। कितना बचा 300। अब टोटल कितना था हमारा 1500, 1500 में से 300 फिर से निकल गया तो कितना बचा अब हमारे पास 1200 बचा, ठीक है। कितना बचा 1200, फिर से निकालना है 1/2, तो इससे 1/2 निकाला तो कितना बचेगा 600। कितना बचा 600, ठीक है। 600 टोटल कितना था 1200, 1200 में से 600 फिर से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 600 ग्राम। यदि ऑप्शन ग्राम में दिया होगा तो 600 ग्राम बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर ऑप्शन भी चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट आया हुआ है रेलगाड़ी से। कोई रेलगाड़ी 16 जनवरी को शाम 20:20 बजे मतलब निकलती है। कितना 16 जनवरी को शाम को निकली, 20:20 मतलब कितना हो जाएगा हमारा 8:20 पर जैसे निकली, ठीक है। 8:20 पर निकलती है और अगले दिन शाम को कितने बजे पहुंची 16:20 पर, 16:20 मतलब 4:20 पर, ठीक है। कितने 4:20 पर। तो इन दोनों के बीच का समय निकालेंगे हम, तो 8:20 मतलब शाम को निकली है तो रात के 12 बजे तक क्या हो जाएगा दूसरा दिन लग जाएगा, ठीक है। दूसरा दिन मतलब 16 से 17 तारीख। तो इन दोनों के बीच कितना समय बना, तो 12 में से हम 8:20 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3:40। कितना आ गया 3:40। फिर 12 से 4:20 का समय कितना होगा तो 4:20 होगा, तो 3:40 और 4:20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8। कितना आ जाएगा 8 घंटे लगे, ठीक है। 8 घंटे लगे और यहाँ पर दूरी कितनी दी है 1440, तो इसे हम काटेंगे तो 1440/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। पर पूछा किस में है मीटर प्रति सेकंड में, तो 180 आया है तो मीटर प्रति सेकंड को बदलेंगे तो
इसमें गुणा कर देंगे 5/18 से, ठीक है। तो इसे काट देंगे तो ये 10 आ जाएगा और 10 का 5 से गुणा तो 50 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इस तरह से, या फिर थोड़ी सी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है 40 पदचिन्ह जिराफ के हैं, 12 पदचिन्ह बतख के हैं और 20 पदचिन्ह खरगोश के हैं, तो बताइए कितने जानवर हैं। तो देखो पदचिन्ह मतलब जिराफ के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर 12 पदचिन्ह बतख, बतख के कितने पैर होते हैं, 2 से भाग लगाएंगे तो 6 आ जाएगा। फिर खरगोश, खरगोश के कितने होते हैं, 4, तो 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। इन सबको जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 21 जानवर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सीडीपी में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। 2 से 6 वर्ष की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है, तो ये कहलाती है पूर्व बाल्यावस्था, प्री चाइल्डहुड, ठीक है। ये तो सभी को पता है। नेक्स्ट जीन पियाजे के अनुसार सूचनाओं के पैकेट्स मतलब ज्ञान का संगठन क्या कहलाता है, तो स्कीमा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आया हुआ है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को बीच में दी जाने वाली सहायता को और किस नाम से जाना जाता है, जिसे हम ZPD कहते हैं, उसी को हिंदी में कहते हैं समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है जीन पियाजे के अनुसार पुरानी जानकारी में नई जानकारी को शामिल करना क्या कहलाता है। केवल पुरानी जानकारी में नवीन जानकारी को शामिल करना समावेशन एसिमिलेशन कहलाता है, और पुरानी जानकारी में नई जानकारी को शामिल करते हुए थोड़ा सा विरोध उत्पन्न कर दें तो वो कहलाता है समायोजन एक्कोमोडेशन, ठीक है। नेक्स्ट आया हुआ है कोहल वर्ग से। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के अनुसार कौन सी अवस्था है जिसमें एक बच्चा अपनी क्लास के दूसरे बच्चे से कहता है कि तुम आज अपना टिफिन मेरे साथ शेयर करो, कल मैं अपना टिफिन तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। कोहल वर्ग के अनुसार बच्चा किस अवस्था में, तो इन्होंने 3 स्तर बताए हुए थे, ठीक है। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत और उत्तर परंपरागत स्तर, तो प्रत्येक में 2-2 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। तो जो इनका उत्तर परंपरागत स्तर है उसकी जो अवस्था है पहली वाली कौन सी, सामाजिक अनुबंधन, तुम मेरी सहायता करो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तो उत्तर परंपरागत की यही थी सामाजिक अनुबंधन अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट आया हुआ है हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का इन्होंने सिद्धांत दिया है वो कौन सा है, तो वो है बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है। इन्होंने 10 प्रकार की बुद्धियां बताई हुई हैं। नेक्स्ट आया है एक बच्चा ADHD से ग्रसित है, निम्न में से कौन सा लक्षण इस बच्चे से संबंधित है, तो इसमें हमें जो लक्षण ADHD के हैं वो पता होंगे तभी हम इसका आंसर दे पा रहे थे, ठीक है। तो बच्चा अति सक्रिय होता है, यहाँ होगा क्या, बच्चा जो है वो अति सक्रिय होता है और एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। 3 ऑप्शन जो होंगे वो नेगेटिव दिए रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेल लिपि आ गया। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, तो 6 बिंदु होते हैं इसमें, ठीक है। फ्रांस के लुइस ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हिंदी और जो संस्कृत रहा आज दोनों में सेम मतलब अनुवाद दिया था, 20-20 क्वेश्चन सेम थे, ठीक है। तो जिसका हिंदी सही होगा उसका संस्कृत भी सही हुआ होगा। आया हुआ है भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया है, तो नोम चॉम्स्की ने। इन्होंने कहा था कि जो भाषा अर्जन है वो जन्मजात होता है। नेक्स्ट आया है एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को टेप रिकॉर्डर सुनाकर पढ़ा रहा है, तो वह शिक्षण किस शिक्षण कौशल का उपयोग कर रहा है, तो वो हो जाएगा सुनना कौशल का, ठीक है। इसके अलावा हिंदी में गद्यांश आया होगा, उसमें 3 क्वेश्चन गद्यांश से होते हैं और 2 व्याकरण से। इसी तरह से एक कविता आती है, ठीक है। तो हिंदी और संस्कृत में सेम ही रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।